हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, लेकिन आज हम उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उपयोग करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेंगे, जिसमें से डायरेक्टली एक या तो दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे कि इससे संबंधित कौन सा पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पॉइंट है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में संयोजी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। तीसरा हम पढ़ेंगे वैलेंसी। चौथा पढ़ेंगे आयंस। इससे भी पहले कुछ एक और पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्टेट नियम, ऑक्टेट लॉ। ऑक्टेट लॉ पढ़ेंगे। यदि आप लोग इस पॉइंट के बारे में अच्छे ढंग से जान जाते हैं, बढ़िया तरीका से इस पॉइंट को आप समझ जाते हैं, तो निश्चित रूपेण आपको केमिस्ट्री को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम जो केमिस्ट्री में क्रिएट होता है वो है फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग के बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अगर आप ये चाहते हैं कि इस दोनों में कभी भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, तो आपको इस पॉइंट के बारे में अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। और अच्छे ढंग से समझ जाइएगा तो निश्चित रूपेण आप रिएक्शन बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी रासायनिक सूत्र का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका उच्चारण आप स्वयं से भी कर सकते हैं। और यहाँ तक ये जब सीख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया भी सीख सकते हैं इसी के द्वारा। दूसरा बात अगर करते हैं, ये सब अगर सभी बढ़िया ढंग से सीख गए हैं तो निश्चित रूपेण आप बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। अगर हम बोर्ड एग्जाम के बारे में जिक्र करना चाहेंगे इसमें, तो निश्चित रूपेण यहाँ से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और उसके बाद इनडायरेक्टली बोला जाए इससे, तो निश्चित रूपेण आपको कुल मिलाकर 4 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। क्या, जैसे कि मान लीजिए कि आप रिएक्शन बनाना सीख गए, तो रिएक्शन भी निर्भर करता है इसी सब चीज़ पर। अगर ये सब चीज़ सीख गए हैं तो इसका मतलब रिएक्शन बनाना सीख गए, और रिएक्शन से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो वो भी बना सकते हैं, और उसके बाद 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो बना दीजिएगा। वो बनाने के बाद आपको फाइनली 4 नंबर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। हम इतना उम्मीद करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम इस सभी पॉइंट पर एक-एक करके बात करना चाहेंगे। ज़्यादा हम डेफिनेशन लिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये जो सीरीज लाया गया था, ये है आपका रिवीजन सीरीज। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर परिभाषा बोलेंगे, ना कि लिखाएंगे। तो हम पहला जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ऑक्टेट नियम। अब ऑक्टेट लॉ के मतलब कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। ऑक्टेट लॉ मतलब ये होता है क्या, कि कोई भी एटम्स जो होता है वो अपनी लास्ट वाले जो सबसेल होता है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल जो होता है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब जो परमाणु की ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग अथवा ग्रहण करने की जो प्रकृति होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहेंगे, अष्टक नियम। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोले थे, कि किसी भी परमाणु के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की जो क्षमता पाई जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट नियम, मतलब ऑक्टेट लॉ कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवे, इसके बारे में आपको अगला जो है पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ाया भी जाएगा। अष्टक नियम को जो खोज किए थे वो न्यूलैंड साहब किए थे।
कौन किए थे? न्यूलैंड साहब। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो अब फिर से हम उसी बात पर आते हैं कि अष्टक नियम का होता है, अष्टक नियम का मतलब ही होता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की जो क्षमता पाई जाती है, ठीक है, या प्रकृति जो पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम। अब इसी के आधार पर जो होता है, हम इसके बारे में भी, ये वैलेंसी के बारे में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बारे में, उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद हम वैलेंसी के बारे में समझेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और फिर सभी के सभी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दो मतलब कि प्रमुख पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है आपका एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरा है कोर इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि एक कोई परमाणु ये है, मान लीजिए कि कोई एक हम किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम ले लिए। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आप ये थोड़ा सा बैक योर माइंड कीजिएगा तो पता चलेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 होता है, 8 होता है, 1 होता है, 2, 8, 1 होता है। अब थोड़ा सा पहले इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि अगर किसी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, फाइनली ये जो विन्यास लिखते हैं, इसके अंतिम कक्ष में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम पूर्ण रूप से अच्छा ढंग से परिभाषा बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बोलेंगे? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन की जो कुल संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद साथ-साथ हम दूसरा भी परिभाषा पढ़ लेते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उस संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम छोड़ देंगे और बाकी बचा जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको हम क्या कह देंगे? कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचा इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ, आप क्या बोले थे? इसमें अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहेंगे तो कैसे कैसे ढूंढेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2, 8, 1। तो इसके अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 है, एक संख्या में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1। तो इसका हम क्या लिखेंगे? वैलेंस्ड वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1। इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 होता है इसका वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र करना चाहेंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे और बाकी बचा शेष सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कह देंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन देखिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं तो बाकी ये दोनों बचा हुआ है, तो ये दोनों बचेगा तो इस दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 + 8 = 10। ये हो गया इसका कोर इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए कि कहीं, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन एक पल के लिए मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आपको ये पूछ दिया जाए कि ये जो सोडियम है, सोडियम में कुल कक्षों की संख्या कितना है? क्या पूछा जा सकता है कि सोडियम में कुल कक्षों की संख्या कितना है? तो आप ये जवाब दे सकते हैं ऐसा कि देखिए, इसका चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 1। तो देखिएगा यहाँ पर ये हुआ इसका पहला कक्ष, ये हुआ इसका दूसरा कक्ष और ये हुआ इसका तीसरा कक्ष। इसका मतलब इसमें जो सोडियम में जो होगा कुल कक्षों की संख्या कितनी है? 3। तो हम क्या लिख सकते हैं सोडियम में, यानी कि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इन सोडियम यानी कि Na, क्या लिख सकते हैं? इसमें कुल मिलाकर कितना है? 3। ये हो गया इसका आंसर। अब मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप लिख लीजिए पोटेशियम का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल पोटेशियम, पोटेशियम में कहेगा आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और उसके बाद कुल सेल की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8, 8, 1 होता है। आप गिन लीजिएगा, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 19 होता है। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या वो क्या होता है? 19। तो 19 होगा तो ये गिन लीजिएगा, 8, 8, 16, 16, 2, 18, 1, 19, 19 पूर गया है। अब इसका हम संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। क्या लिख सकते हैं? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, सबसे अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। अब कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? तो अंतिम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे और बाकी जितना भी इलेक्ट्रॉन है या बाकी जितना भी कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए? 2 + 8 + 8, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया इसका कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता रहना चाहिए। कोर इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसको छोड़कर जितना बाकी बचा जो इलेक्ट्रॉन रहता है या बाकी बचा जो सेल रहता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, यानी कि एडिशन कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो बाकी बचा सब इलेक्ट्रॉन क्या कहला जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस पोटेशियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? सॉरी, कुल कक्षों की संख्या कितना है, अर्थात सेल की संख्या कितना है? तो आप देखिएगा, पहला सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम में कुल कक्षों की संख्या कितना है? कुल कक्षों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जो सेल है वो कितना है? 4 है। कितना है? 4। अगर मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पोटेशियम जो है ये पोटेशियम के तीसरे कक्ष में, पोटेशियम के तीसरे कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो आप देख सकते हैं, पहला कक्ष ये हुआ, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो तीसरे कक्ष में यहाँ देखिएगा कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8 आंसर। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, समझ चुके हैं। चलिए, अब कुछ 2 बातें और हम बताना चाहेंगे। मान लीजिए कि आपको ये सब तो समझ आ गया, इसके अनुसार आप पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आर्गन जितना भी परमाणु को ज्ञात करना चाहते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उसके बाद आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन ये सब ज्ञात कर सकते हैं, कक्षों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन नहीं है ये सब ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस कक्ष में आपको कहा जाएगा कि इसमें अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? क्या जवाब दीजिएगा? पोटेशियम के अंतिम कक्ष में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पूछा जाए कि सोडियम के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर पूछा जाएगा कि सोडियम के प्रारंभिक यानी कि प्रथम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन हम ये बता सकते, एक बात जरूर याद रखना पड़ेगा कि किसी भी, जितना भी अभी तक परमाणु है, मैक्सिमम परमाणु या मैक्सिमम अधिकांशतः परमाणु के प्रथम कक्ष में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। लेकिन कुछ एक को छोड़कर, जैसे कि हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, उसके अंतिम कक्ष में, अंतिम कक्ष और प्रथम कक्ष दोनों समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होता है। अब उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन या हीलियम में कोर इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या और कुछ भी पूछा जाए, कैसे जवाब दीजिएगा? मान लीजिए कि आपको पूछा जाएगा ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। अब हाइड्रोजन में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाएगा? हाइड्रोजन में आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए या कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए या कुल कक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये सब ज्ञात करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, एक ही तो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब एक है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन अब ज्ञात करेंगे, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इसका प्रथम कक्ष ही क्या बन रहा है? अंतिम कक्ष बन रहा है, तो इसका मतलब इसका प्रथम कक्ष अंतिम कक्ष है, तो इसका यही इलेक्ट्रॉन क्या कहला जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के जो पास जो होता है केवल और केवल एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ओके,
अगर दूसरा हम बात करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अब देखिए कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, बाकी बचा सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। और चूंकि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ही है, और बाकी बचा तो कोई इलेक्ट्रॉन आगे में है नहीं है। देखिए एक ये हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको छोड़ देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो बाकी बचा कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसका मतलब इसका कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। कक्षों की संख्या कितना होगा? यस, कक्षों की संख्या कितना होगा? कक्षों की जो संख्या होगा वो मात्र एक होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। सेम बाय सेम इसी तरह का एग्जांपल हम दूसरा देखते हैं, हीलियम। हीलियम का अगर आपको पूछा जाए कि कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या कक्षों की संख्या कितना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना पड़ेगा 2 होता है। क्या होता है? 2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1s2 होता है इसका, 1s2 होता है। ठीक है, मान लेते हैं 1s2 होता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो क्या होगा? बस अंतिम कक्ष और मतलब कि प्रथम कक्ष दोनों बराबर है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? इसका जो है वही हो जाएगा 2। लेकिन कोर इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन देखिएगा यहाँ पर बस यही है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन तो छोड़ना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तब बाकी बचेगा जितना भी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर यदि छोड़ देते हैं तो इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कोर इलेक्ट्रॉन होगा वो कोर इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 0। कोई इसमें कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब आपको ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका कोर इलेक्ट्रॉन 0 होता है? क्या होता है? ऐसा कौन सा परमाणु है, कौन-कौन सा परमाणु है जिसका कोर इलेक्ट्रॉन 0 होता है? तो आपको जवाब देना है हीलियम तथा हाइड्रोजन। क्या जवाब देना है? हाइड्रोजन तथा हीलियम। या सीधे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका प्रथम कक्ष ही अंतिम कक्ष कहलाता है, जिसका प्रथम कक्ष और अंतिम कक्ष दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका प्रथम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन, या ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके प्रथम तथा अंतिम कक्ष दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है? तो यही होगा हाइड्रोजन तथा हीलियम होगा। अब हम इतना उम्मीद करते हैं कि आई होप ये जितना चीज आपको बताया गया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे तो कुछ क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कैल्शियम जो होता है उसका चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना होता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीलियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका प्रथम कक्ष और अंतिम कक्ष में दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि पोटेशियम में कुल कक्षों की संख्या कितनी होती है? ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कुछ ऐसा या कोई ऐसा परमाणु का उदाहरण दीजिए जिसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, जिसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। ओके, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर ये सब पॉइंट समझ गए होंगे तो ये सब क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स में दीजिए, और यदि इसमें जो बात आपको नहीं समझ आया है उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।